हेलो दोस्तों, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है कि मैं ये सीरीज शुरू की हूँ गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की, जो हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास है उसको मैं इसको इसलिए शुरू की हूँ कि बहुत से लोग इसको आधा पढ़ लेने के बाद, यानी टोटल इसमें 450 पेज हैं, 450 पेज हैं, 200-300 पढ़ने के बाद लोग थक जाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, इस वजह से हम ये सोचे हैं कि इस सीरीज को हम कंटिन्यू करें और 30 दिन में इसको हम समाप्त कर लें। ठीक है, तो कल की जो क्लास थी पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 15 तक हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 16 से लेकर 13 तक के पेज को। ठीक है, तो जो लोग क्लास नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। और ये आज का जो क्लास है ये दूसरे दिन का क्लास है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पेज नंबर 16 से हम लोग शुरू करेंगे। इसमें दिया है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने पैशाची भाषी लोगों का आदिम वास स्थान उत्तर पश्चिम पंजाब अथवा अफगानिस्तान को माना है। कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, तथा इसे दर्द से प्रभावित बताया है। लक्ष्मीधर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ खड़भाषा चंद्रिका में राक्षस पिशाच तथा नीच पात्रों के लिए पैशाची भाषा का प्रयोग बतलाया है। रक्ष पिशाच नीचेषु पैशाची द्वितयम भवेत। नेक्स्ट पॉइंट है कि मार्कंडे ने प्राकृत सर्वस्व में कैकय पैशाची, सौरसेन पैशाची और पांचाल पैशाची, इन 3 प्रकार की पैशाची भाषाओं का 3 देशों के आधार पर नामकरण किया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि मागधी प्राकृत मगध देश की भाषा रही है। मार्कंडे ने सौरसेनी से मागधी की व्युत्पत्ति बताई है। सौरसेनी से जो है मागधी की उत्पत्ति बताई है किसने? मार्कंडे ने। मागधी सौरसेनीतः। नेक्स्ट पॉइंट है कि मागधी के शाकाहारी, चांडाली और साबरी ने ये 3 प्रकार मिलते हैं। मागधी प्राकृत का प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। भरत मुनि के अनुसार मागधी अंतःपुर के नौकरों, अश्वपालों आदि की भाषा थी। अब भरत मुनि कह रहे हैं कि ये जो मागधी है वो अंतःपुर के नौकरों, अश्वपालों की भाषा है। सबने अलग अलग अपना मत यहाँ पर दिया है। आगे देखते हैं। अर्धमागधी प्राकृत के संबंध में जॉर्ज ग्रियर्सन ने बताया है कि यह मध्य देश सूरसेन और मगध के मध्यवर्ती देश अयोध्या या कौशल की भाषा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि श्री जिनदा सगड़ी महत्तर, जिनका समय है 7वीं शताब्दी, उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ निशीथ चूड़ी में अर्धमागधी को मगध देश के अर्ध प्रदेश की भाषा में निबद्ध होने के कारण अर्धमागध कहा है। मगध विषय भाषा निबद्धम अधभागहम। नेक्स्ट पॉइंट है अर्धमागधी का प्रयोग मुख्यतः जैन साहित्य में हुआ है। भगवान महावीर का संपूर्ण धर्मोपदेश इसी भाषा में निबद्ध है। जैनियों ने अर्धमागधी को आरसी ऋषि भाषा या आदि भाषा नाम से अभिहित किया है। डॉक्टर जैकोबी ने प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा को प्राचीन महाराष्ट्री कहकर जैन महाराष्ट्री नाम दिया है। और यह मोस्ट पॉइंट है कि आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में अर्धमागधी को चेट, राजपूत एवं सेठों की भाषा बताया और यहाँ से प्रश्न उठाया जाता है। ठीक है, तो इसको पॉइंट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश। अपभ्रंश है तृतीय प्राकृत। पहले था पाली प्रथम प्राकृत, उसके बाद से प्राकृत द्वितीय प्राकृत, उसके बाद से अपभ्रंश तृतीय प्राकृत। ठीक है, अब अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है, इसलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को एक संधिकालीन भाषा कहा है। भर्तृहरि के वाक्यपदियम के अनुसार सर्वप्रथम ब्याड़ी ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी। भर्तृहरि ने लिखा है कि शब्द संस्कार ही नोयो गौरीति प्रयुच्यते तमपभ्रंश मिच्छन्ति विशिष्टार्थ निवेशिनम। ब्याड़ी की पुस्तक का नाम तक्ष श्लोकात्मक संग्रह है। ब्याड़ी की पुस्तक का नाम क्या है? तक्ष श्लोकात्मक संग्रह था, जो दुर्भाग्यवश अनुपलब्ध है, यानी वह उपलब्ध नहीं है। आगे है कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है और यह भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, महाभाष्यकार ने अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक के रूप में किया है। भूया सो अपशब्दाहम अल्पयांशः शब्दाः इति एकैकस्य ही शब्दस्य बहु अभ्रंशाः। अभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में, जो कि
पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें अपभ्रष्ट को विभ्रष्ट कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर उदयनारायण तिवारी के अनुसार भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग चंड 6वीं शताब्दी ने अपने प्राकृत लक्षण ग्रंथ में किया है। न लोपो अपभ्रंशे अधो रेफस्य, या किसने? चंड ने, यह दिया है चंड ने। ठीक है, अब अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले पहल बल्लभी के राजा धारचंद द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। ठीक है, और यहाँ से उठाया गया कोटेशन है। ठीक है, यहाँ से पूछा गया था। अपभ्रंश नाम पहले पहल बल्लभी के राजा धारचंद द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन, जिनका समय है विक्रमी संवत 650 के पहले को, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। किसने? बल्लभी के राजा धारचंद द्वितीय ने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि भामह ने काव्यालंकार में अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत के साथ एक काव्योपयोगी भाषा के रूप में वर्णित किया है। और काव्यालंकार किसके द्वारा लिखा गया है? भामह के द्वारा लिखा गया है। संस्कृतम प्राकृतम चान्यद प्रभ्रंश इति त्रिधा। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को ड़ की भाषा कहा है, और यह भी पूछा गया है कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो ड़ की भाषा कहा है। ठीक है, आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में समस्त वाङ्मय को संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मिश्र इन 4 भागों में विभक्त किया है, और दंडी की पुस्तक का नाम है काव्यादर्श। तदेतद वाङ्मयं भूय संस्कृत प्राकृतम यथा अपभ्रंशश्च मिश्रं चेत्याहुश्चर्याश्च चतुर्विधम। आगे है कि आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में अपभ्रंश को आभीर भी कहा है। आभीरादि गिरथा काव्यस्व प्रभ्रंश इति स्मृता। अपभ्रंश को विद्वानों ने विभ्रष्ट, आभीर, अवहंस, अवहट्ट, पटमंजरी, अवहट्ट, अवहट्ट आदि नामों से भी पुकारा है। अब यह दिया है कि विभिन्न विद्वानों ने अपभ्रंश के निम्नलिखित भेद बताए हैं। इधर विद्वान का नाम है और इधर अपभ्रंश के भेद बताए हैं। नमी साधु ने उपनागर, आभीर और ग्राम्य कहा है। मार्कंडेय ने नागर, उपनागर और ब्राचड़ कहा है। किसको? अपभ्रंश के भेद किए हैं। याकोबी ने पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी, और तागरे ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी कहा है। नामवर सिंह ने पूर्वी और पश्चिमी भाग किया है अपभ्रंश के भेद को। ठीक है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है। इनके अनुसार 6वीं से 11वीं शताब्दी तक प्रत्येक प्राकृत का अपना अपभ्रंश रूप रहा होगा। जैसे मागधी प्राकृत के बाद मागधी अपभ्रंश, मागधी प्राकृत के बाद मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी प्राकृत के बाद अर्धमागधी अपभ्रंश, सौरसेनी प्राकृत के बाद सौरसेनी अपभ्रंश एवं महाराष्ट्रीय प्राकृत के बाद महाराष्ट्रीय अपभ्रंश आदि है। अपभ्रंश की ध्वनियाँ हैं। डॉक्टर उदयनारायण तिवारी ने अपभ्रंश की ध्वनियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया है। स्वर इन्होंने माने हैं 10, अ, इ, उ, ए, ओ, आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, और व्यंजन माने हैं कितने? 30। कंठ व्यंजन है क वर्ग, तालव्य च वर्ग, मूर्धन्य ट, ठ, ड, ढ, ड़, यहाँ अंग नहीं दिया और यहाँ य नहीं दिया। ठीक है, ये दोनों को ये नहीं माने हैं। ठीक है, दंत में त वर्ग है और ओष्ठ में प वर्ग है, अंतस्थ में य, र, ल, व और उसमें स, ह, केवल यह स माने हैं। ठीक है, टोटल व्यंजन कितने माने हैं? 30। अपभ्रंश भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा गया है। जो हम पॉइंट करते जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोग भी पढ़े होंगे, आप लोगों को भी पता होगा। सेकंड पॉइंट है अपभ्रंश वियोगात्मक हो रही थी, अर्थात अपभ्रंश में विभक्तियों के स्थान पर स्वतंत्र परसर्गों का प्रयोग होने लगा था। परसर्ग, परसर्ग को किस नाम से जाना जाता है? कारक। कारक का ही एक और नाम क्या है? परसर्ग है। और तीसरा पॉइंट है अपभ्रंश में 2 वचन, एक वचन और बहुवचन और 2 ही लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मिलते हैं। अवहट्ट अपभ्रंश का ही परवर्ती या परिवर्तित रूप है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट्ट कहा है, और यह भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है,
कि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को क्या कहा है? अवहट्ट कहा है। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में किया था, और यह भी मोस्ट है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की तरफ। ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण डॉक्टर AFR हॉर्नले, या आप कह सकते हैं हॉर्नले ने सन 1880 ईस्वी में किया। मोस्ट है। ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण हॉर्नले ने 1880 ईस्वी में किया। डॉक्टर हॉर्नले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया है, जो निम्नांकित हैं। पूर्वी गौड़ियन में आता है पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी, उड़िया। और पश्चिमी गौड़ियन में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी। उत्तरी गौड़ियन में गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी। और दक्षिणी गौड़ियन में मराठी। ठीक है, डॉक्टर हॉर्नले के अनुसार जो आर्य मध्य देश अथवा केंद्र में थे भीतरी आर्य कहलाए, और जो चारों ओर फैले हुए थे बाहरी आर्य कहलाए। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भाग 1 तथा बुलेटिन ऑफ द स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज लंदन इंस्टीट्यूशन भाग 1 खंड 3 1920 अपना पहला वर्गीकरण निम्नांकित ढंग से प्रस्तुत किया है। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इन्होंने बाहरी उपशाखा के अंतर्गत उत्तरी पश्चिमी समुदाय लहंदा और सिंधी को रखा, दक्षिणी समुदाय में मराठी को, पूर्वी समुदाय में उड़िया, बिहारी, बंगला और असमिया को। मध्य उपशाखा में एक बाहरी उपशाखा, एक मध्य उपशाखा, एक भीतरी उपशाखा है। मध्य उपशाखा में मध्यवर्ती समुदाय पूर्वी हिंदी, और भीतरी उपशाखा में केंद्रीय समुदाय पश्चिमी हिंदी और पंजाबी, गुजराती, भिरनी, खानदेशी और राजस्थानी को रखा है। ठीक है, पहाड़ी समुदाय पूर्वी पहाड़ी अथवा नेपाली, मध्य या केंद्रीय पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। ठीक है, सुनीति कुमार चटर्जी ने ग्रियर्सन के वर्गीकरण की आलोचना ध्वनिगत एवं व्याकरणगत आधारों पर करते हुए अपना वैज्ञानिक वर्गीकरण निम्न वर्गों से प्रस्तुत किया है। उदिच्य, जिसके अंतर्गत सिंधी, लदा, पंजाबी आता है। प्रतीच्य के अंतर्गत राजस्थानी, गुजराती और मध्य देशीय के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, और प्राच्य के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, असमिया और बंगला। दक्षिणात्य की बात करें तो इसके अंतर्गत मराठी आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कैसे वर्गीकरण किया है? इन्होंने डॉक्टर चटर्जी के वर्गीकरण में सुधार करते हुए अपना निम्नांकित वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। इन्होंने भी 5 भागों में किया है: उदिच्य, प्रतीच्य, मध्य देशीय, प्राच्य और दक्षिणात्य। ठीक है, उदिच्य के अंतर्गत सिंधी, लदा, पंजाबी को रखा, और प्रतीच्य के अंतर्गत गुजराती, मध्य देशी के अंतर्गत राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी, और प्राच्य के अंतर्गत उड़िया, असमिया, बंगला, और दक्षिणात्य के अंतर्गत मराठी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि श्री सीताराम चतुर्वेदी ने संबंध सूचक प्रसर्गों के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जो निम्न है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने क्षेत्रीय तथा संबद्ध अपभ्रंशों के आधार पर अपना वर्गीकरण निम्न ढंग से प्रस्तुत किया है। यह सबसे इम्पोर्टेंट है भोलानाथ तिवारी का। ठीक है, इधर आए अपभ्रंश, इधर आधुनिक भाषाएं। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती, और मागधी पूर्वीय से बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। अर्धमागधी मध्य पूर्वीय से पूर्वी हिंदी, और महाराष्ट्री दक्षिणी से मराठी निकली है। ब्राह्मण पैसाची से, जो कि पश्चिमोत्तरी के नाम से है, सिंधी, लांदा और पंजाबी निकली, और यह मोस्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे डॉक्टर हरदेव बहारी ने आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया है: हिंदी वर्ग और हिंदीतर, अहिंदी वर्ग। ठीक है, हिंदी वर्ग में मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं। मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी ये उपभाषाएं हैं। ठीक है, उपभाषाएं कितनी होती है? 5। और ये हिंदीतर वर्ग में है उत्तरी नेपाली, पश्चिमी में पंजाबी, सिंधी, गुजराती, दक्षिणी में सिंगली, मराठी, और पूर्वी में है उड़िया, बंगला और असमिया। प्रमुख आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषताएं। पॉइंट नंबर 1 है कि सिंधी शब्द का संबंध संस्कृत सिंधु से है। सिंधु देश में सिंधु नदी के दोनों किनारों पर सिंधी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंधी की मुख्यतः 5 बोलियां हैं: बिचौली, सिराई की, थरेली, लासी, लाड़ी है। ठीक है,
आगे है कि सिंधी की अपनी लिपि का नाम लंडा है, किंतु यह गुरुमुखी तथा फारसी लिपि में भी लिखी जाती है। कौन? सिंधी। लहंदा का शब्दगत अर्थ है पश्चिमी। इसके अन्य नाम पश्चिमी पंजाबी, हिंदकी, जटकी, मुल्तानी, चिभाली, पोठवारी आदि है। लहंदा की भी सिंधी की भांति अपनी लिपि लंडा है, जो कश्मीर से प्रचलित शारदा लिपि की एक उपशाखा है। पंजाबी शब्द पंजाब से बना है, जिनका अर्थ है 5 नदियों का देश। ठीक है, 5 नदियों का देश। पंजाबी की अपनी लिपि लंडा थी, जिसमें सुधार कर गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाई। पंजाबी की मुख्य बोलियां हैं माझी, डोंगरी, दोआबी, राठी आदि। गुजराती गुजरात प्रदेश की भाषा है। गुजरात का संबंध गुर्जर जाति से है। गुर्जर प्लस त्रा, गज्जरता गुजरात। इनके कहने का मतलब पहले गुर्जर, उसके बाद से त्रा प्लस हुआ, उसके बाद से गज्जरता बना और लास्ट में गुजरात बना। गुजराती की अपनी लिपि है, जो गुजराती नाम से प्रसिद्ध है, परंतु गुजराती कैथी से मिलती जुलती लिपि में लिखी जाती है। इसमें शिरोरेखा नहीं लगती। नेक्स्ट पॉइंट है कि मराठी महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा है। इसकी प्रमुख बोलियां हैं कोंकणी, नागपुरी, कोष्ठी और महारी। ठीक है। नेक्स्ट है कि मराठी की अपनी लिपि देवनागरी है, ये याद रखिएगा। मराठी की अपनी लिपि देवनागरी है, किंतु कुछ लोग मोड़ी लिपि का भी प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है बंगला संस्कृत शब्द बंग और आल प्रत्यय से बना है। अगर बंगला को विच्छेद करने के लिए कहा जाए तो बंग प्लस आल होगा। ठीक है। यह बंगाल प्रदेश की भाषा है। नवीन यूरोपीय विचारधारा का सर्वप्रथम प्रभाव बंगला भाषा और साहित्य पर पड़ा है। बंगला प्राचीन देवनागरी से विकसित बंगला लिपि में लिखी जाती है। असमिया असम प्रदेश की भाषा है। इसकी मुख्य बोली विष्णुपुरिया है और इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, मुख्य बोली विष्णुपुरिया बोली अगर पूछ दे किस प्रदेश की भाषा है तो असम प्रदेश की भाषा है। अरे असम प्रदेश की बोली है। असमी की अपनी लिपि बंगला है। उड़िया प्राचीन उत्कल अथवा वर्तमान ओडिशा की भाषा है। इसकी प्रमुख बोली गंजामी संभलपुरी भत्री। उड़िया प्राचीन उत्कल अथवा वर्तमान उड़ीसा की भाषा है और इसकी प्रमुख बोली है गंजामी, संभलपुरी और भत्री। किसकी बोली है? उड़िया की। और असमी की बोली क्या है? विष्णुपुरिया। ठीक है। उड़िया भाषा बंगला से बहुत मिलती जुलती है, किंतु इसकी लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित है। अब यहाँ पढ़ते हैं कि हिंदी व्युत्पत्ति और अर्थ की हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित मत प्रचलित हैं। परंपरावादी संस्कृत पंडितों के अनुसार हिंदी हिन का मतलब होगा नष्ट करना, +2 या दुष्ट। ठीक है। अर्थात हिंदू का अर्थ है जो दुष्टों का विनाश करे, हिनस्ति दुष्टान। और सेकेंड पॉइंट में दिया कि शब्द कल्पद्रुम के अनुसार कि हिंदू शब्द हीन प्लस दुष्ट प्लस डू से बना है, जिसका अर्थ है हीनों को दूषित करने वाला, हीन दूषयति। ये दोनों मत कल्पना प्रसूत है, यानी इसको हम लोग याद नहीं करेंगे। ठीक है, ये कल्पना प्रसूत है। अब दिया है कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदू शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 7वीं सदी के अंतिम चरण के ग्रंथ निशीथ चूड़ी में प्रथम बार मिलता है और यह मोस्ट है। हिंदू शब्द फारसी है, जो संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है। अब अगले पैरा पर चलते हैं, अगले पेज पर, कि सिंधु शब्द का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद में सामान्य रूप से नदी सप्त सिंधवा नदी विशेष तथा नदी के आसपास के प्रदेश के लिए हुआ है। 500 ईसा पूर्व के आसपास दारा प्रथम के काल में सिंधु नदी का स्थानीय प्रदेश ईरानी लोगों के हाथों में था। संस्कृत के सिंधु का ईरानी में हिंदू हो गया, जो सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। सब अपना अपना मत यहाँ दे रहे हैं कि कैसे हिंदी आई। कालांतर में आर्थिक विकास के साथ हिंदू का अर्थ भारत हो गया। इसमें ई पर बलाघात के कारण अंत्य ऊ का लोप हो गया और हिंदू से हिंद बन गया। हिंद शब्द में विशेषणार्थक प्रत्यय इक जोड़ने से हिंदी शब्द बना, जिसका अर्थ है हिंद का। कालांतर में क लुप्त हो जाने से हिंदी शब्द बना। और नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदी व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है, जिसका मूल अर्थ सिंधु, हिंदू, हिंद, हिंदिक और हिंदी हुआ। ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ग्रीक लोगों ने सिंधु नदी को इंदोस, यहाँ के निवासियों को इंदोई तथा प्रदेश को इंदिके अथवा इंदिका नाम से संबोधित किया। इंदिका शब्द अंग्रेजी आदि में इंडिया हो गया। किसी भी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में हिंदी का प्रयोग नहीं मिलता है। केवल कालकाचार्य द्वारा लिखित जैन महाराष्ट्री में हिंदूग शब्द मिलता है।
जैसे सूर्या भड़ियम रामाणो जेड़ हिंदू देशम वच्चामो। अब है कि भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग व विकास। अब तक ये हम लोग पढ़े कि हिंदी की व्युत्पत्ति कैसे हुई, सिंधु नदी से हिंदू बना, हिंदू से हिंदी बना। अब यहाँ है कि भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग व विकास कैसे हुआ। भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग फारस और अरब से होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि ईरान के बादशाह नौसेरवा, जिनकी समय सीमा है 531 से 579 ईस्वी, उन्होंने अपने दरबारी हकीम बजरोया को भारतीय ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया। बाजरोया ने कर्कटक और दमनक के आधार पर अपने अनुवाद का नाम कलीला व दिमना रखा। ठीक है, कर्कटक का नाम कलीला और दमनक का नाम दिमना रखा। कलीला व दिमना की भूमिका नौसेरमा के मंत्री बुजर्च मिहर ने लिखी। भूमिका में कहा गया है कि यह अनुवाद ज़बान हिंदी से किया गया है। अरबी फारसी में ज़बान हिंदी शब्द का प्रयोग संभवतः भारत की समस्त भाषाओं संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश के लिए मिलता है। संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश के लिए मिलता है। अरबी फारसी में ज़बान हिंदी शब्द का प्रयोग संभवतः भारत की समस्त भाषाओं यानी संस्कृत प्राकृत पाली अपभ्रंश के लिए मिलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के फारसी कवि औफी, और यह स्टार लगा लीजिए, महत्वपूर्ण है। औफी ने सर्वप्रथम सन 1228 ईस्वी में हिंदवी शब्द का प्रयोग समस्त भारतीय भाषाओं के लिए न करके भारत की संभवतः मध्य देश की देसी भाषाओं के लिए किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है तैमूर लंग के पोते सरफुद्दीन यजदी, ये भी मोस्ट है, ने सन 1424 ईस्वी में अपने ग्रंथ जफरनामा में विदेशों में हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किया। अभी हम लोग क्या देखे हैं कि औफी ने, भारत के फारसी कवि औफी ने सर्वप्रथम सन 1228 ईस्वी में हिंदवी शब्द का प्रयोग किया, और ये सरफुद्दीन यजदी ने अपने ग्रंथ जफरनामा में हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, दोनों में थोड़ा अंतर है। औफी ने हिंदवी शब्द का और सरफुद्दीन यजदी ने हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किया। दोनों में प्रथम लगा है, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक है 1228 और एक है 1424। सरफुद्दीन यजदी का है जफरनामा और औफी का है, औफी ने सर्वप्रथम 1228 में हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, इनके ग्रंथ का नाम लिखा है, इनके ग्रंथ का नाम नहीं है। ठीक है, सरफुद्दीन यजदी के ग्रंथ का नाम है जफरनामा और इसमें हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य कोश भाग 1 के अनुसार 13वीं-14वीं शताब्दी में देसी भाषा को हिंदी या हिंदकी या हिंदुई नाम देने में अबुल हसन या अमीर खुसरो का नाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी एवं उदयनारायण तिवारी ने भाषा के अर्थ में खुसरो द्वारा प्रयुक्त हिंदी को संदिग्ध माना है, यानी पूर्ण रूप से इसको नहीं स्वीकार किया है। उक्त दोनों विद्वानों ने हिंदी शब्द के प्रयोग को भारतीय मुसलमान के अर्थ में रेखांकित किया। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिखा है कि खुसरो ने हिंदी शब्द का प्रयोग भारतीय मुसलमानों के लिए किया है और हिंदवी शब्द का मध्य देशीय भाषा के लिए। यह हिंदवी शब्द वस्तुतः हिंदुई या हिंदुई है, हिंदू प्लस ई बराबर अर्थात हिंदुओं की भाषा। हिंदुई शब्द के प्रयोग के कुछ दिन बाद हिंदी अर्थात भारतीय मुसलमानों की भाषा के लिए कदाचित हिंदी शब्द चल पड़ा। अब यह दिया है कि हिंदी कवि नूर मोहम्मद ने लिखा है कि हिंदू मग पर पाँव न राखो काजो बहुते हिंदी भाख्यों। यह लाइन देके पूछा जाता है कि यह पंक्ति किसने कही है, तो नूर मोहम्मद ने कही है। अगला पॉइंट है कि 18वीं सदी तक हिंदी मुसलमानों की भाषा न रहकर हिंदुओं की भाषा की ओर झुक रहा था। 19वीं सदी मध्य के पूर्व तक हिंदी का प्रयोग उर्दू और एकता के समानार्थी रूप में चल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है कि उर्दू मूलतः तुर्की शब्द है, ध्यान रखिएगा, उर्दू मूलतः तुर्की शब्द है जिसका अर्थ है शाही शिविर या खेमा। नेक्स्ट पॉइंट है कि डॉक्टर ग्राहम बेल तथा डॉक्टर ताराचंद आदि का कहना है कि उर्दू का भाषा के निश्चित अर्थ में सबसे पुराना प्रयोग मुसाफी में मिलता है। खुदा रखे जवां हमने सुनी है मीर ओ मिर्जा की, कहें किस मुंह से हम मुसाफी, उर्दू हमारी है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रो आज़ाद ने आब हयात में ब्रजभाषा से उर्दू का जन्म माना है। रेख्ता का फारसी में अर्थ गिरा हुआ या गिराकर बनाया हुआ ढेर है। भारत में रेख्ता शब्द का प्रयोग पहले छंद और संगीत के क्षेत्र में हुआ। रेख्ता नाम 18वीं सदी से प्रारंभ होकर लगभग 19वीं सदी के मध्य तक उर्दू के लिए चलता रहा। अब देखिए, हिंदी का नवीन अर्थ में लिखित प्रयोग सर्वप्रथम कैप्टिल टेलन ने सन 1812 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के वार्षिक विवरण में किया और यह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वर्तमान में हिंदी शब्द मुख्यतः निम्न अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है। पॉइंट नंबर 1 है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में हिंदी का अर्थ है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली,
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार की भाषा। इस पूरे क्षेत्र को हिंदी प्रदेश कहते हैं। जितने भी ये दिए गए हैं जगह के नाम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार की भाषा, ये क्या है? हिंदी प्रदेश की भाषा है। सेकंड पॉइंट है कि वर्तमान भारतीय साहित्य में हिंदी शब्द भारतीय संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 तथा राष्ट्रभाषा के नाम का द्योतक है। अब आगे देखते हैं हिंदी की बोलियां। हिंदी की बोलियां। हिंदी और इसकी भाषाओं तथा बोलियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जा सकता है और यह पेज बहुत ही मोस्ट है। ठीक है, यह पेज आप लोगों को याद करना पड़ेगा। एक तरफ दिया गया है अपभ्रंश, उपभाषा और बोली। ठीक है, अपभ्रंश कितने हैं? सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी। पूरा नहीं दिख रहा है। सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी, ये अपभ्रंश हैं। और उपभाषा कितने हैं? 5 हैं। पश्चिमी, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी और बिहारी। अब पश्चिमी हिंदी में कौन कौन आएंगे? पश्चिमी हिंदी में आकार बहुल है और ओकार बहुल है। आकार बहुल के अंतर्गत बोली आएगी कौरवी, हरियाणवी, हरियाणी का एक और नाम है बांगरू, और दक्षिणी। ओकार बहुला में ब्रजभाषा, बुंदेली और कनौजी। याद करिए, आकार बहुला में कौरवी, हरियाणवी और दक्षिणी, ओकार बहुला में ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है, ये पश्चिमी हिंदी में आएंगे 6। ये जो 6 बोली है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएंगे। पश्चिमी हिंदी क्या है? उपभाषा है। और सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आएंगे। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी, ये तीनों आते हैं। और राजस्थानी हिंदी ट वर्ग बहुला है। यहाँ ओकार बहुला और आकार बहुला, और यहाँ ट वर्ग बहुला। ध्यान रखिएगा, राजस्थानी हिंदी ट वर्ग बहुला के अंतर्गत आती है। और इसके अंतर्गत कौन सी बोली आती है? मारवाड़ी, जयपुरी, जयपुरी का एक और नाम है ढूढ़ारी, और मेवाती, मालवी। ठीक है, 3 म है और एक जयपुरी है। 3 मामा जयपुर, यानी मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं पहाड़ी हिंदी। सौरसेनी के अंतर्गत एक पहाड़ी हिंदी भी है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां आएंगी, कुमाऊनी और गढ़वाली। अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आएंगी ए, बी, सी के नाम से, जिसको हम जानते हैं, अवधी, बघेली से और छत्तीसगढ़ी। और मागधी के अंतर्गत बिहारी हिंदी आती है, जिसके अंतर्गत 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है, इस तरह से अपभ्रंश है 3 और उपभाषाएं हैं 5 और बोली है 18। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 2 अन्य बोलियों ताजुब्बेकी तथा निमाड़ी को भी स्वीकार किया है। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों के अन्य नाम है, उसकी उपबोलियां निम्नांकित है। और ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बोलियों के अन्य नाम भी पूछा जाता है। टीजीटी में पूछा गया था कि खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है। इस तरह से यहाँ दिया गया है बोली हरियाणवी का एक अन्य नाम है बांगरू और देशवाली। उपबोलियां बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन पूछ भी सकता है, जाटू और चमरवा। अब आगे देखते हैं ब्रजभाषा। ब्रजभाषा के एक और नाम है अंतर्वेदी, और इसकी उपबोलियां हैं भुक्सा, जादोवाटी और डांगी। बुंदेली का है बुंदेलखंडी। उपबोली है पावरी, बनाफरी। बनाफरी याद रखिएगा, पूछता है बनाफरी किसकी उपबोली है, तो बुंदेली की उपबोली है, बुंदेलखंडी बोली है। लोधांती और निभट्टा। अवधी की एक और बोली, अवधी का एक अन्य नाम है कौशली, वैश्यवाड़ी, और इसका उपबोली है जोल्हा, गहोरा और जूडर। कौरई का अन्य नाम है खड़ी बोली। छत्तीसगढ़ी का अन्य नाम है खलटाही लरिया। बघेली का है रिवाई। डिंगल का भाट भाषा और पिंगल का नाग भाषा। और रिवाई के अंतर्गत उपबोली है निबट्टा। ठीक है, और यह पेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक प्रश्न उठाया जाता है। अब नेक्स्ट है कि हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण कर्ता निम्नांकित हैं, क्योंकि पूछता है कि कौरई के नामकरण कर्ता कौन है। कौरई के नामकरण कर्ता राहुल सांकृत्यायन, ब्रजबुली के ईश्वर चंद्र गुप्त, राजस्थानी भाषा के ग्रियर्सन, डिंगल का बांकीदास, बिहारी का ग्रियर्सन और भोजपुरी का रेमंड, मैथिली का कोलब्रुक। ठीक है, राजस्थानी और बिहारी दोनों का ग्रियर्सन, राजस्थानी और बिहारी का ग्रियर्सन, डिंगल का बांकीदास, कौरवी का राहुल सांकृत्यायन, ब्रजबुली का ईश्वर चंद्र गुप्त और भोजपुरी का रेमंड और मैथिली का कोलब्रुक। ठीक है, हिंदी की प्रमुख बोलियों का क्षेत्र अग्रांकित है। यहाँ पूछा जाता है कि ये बोली कौन, इस
किस क्षेत्र में बोली जाती है या इस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक है, तो ओकार बहुला के अंतर्गत आएगा ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और मालवी। ठीक है, तो ब्रजभाषा बोली जाती है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली। बुंदेली की बात करें तो यह बोली जाती है उत्तर प्रदेश में झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, मध्य प्रदेश में सागर, ओरछा, दतिया, होशंगाबाद। कन्नौजी बोली जाती है इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर और कानपुर। मारवाड़ी की बात करें तो यह बोली जाती है जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, जैसलमेर। कुमाऊनी नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। और गढ़वाली बोली जाती है टिहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी। मालवी बोली जाती है उज्जैन, प्रतापगढ़, रतलाम, इंदौर और देवास। ठीक है, अब आते हैं आकार बहुला पर। यह था ओकार बहुला। आकार बहुला है कौरवी और इसको याद रखना है। आकार बहुला है कौरवी और कौरवी बोली जाती है बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, जो कि खड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौरवी को खड़ी बोली। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद। दक्षिणी बोली जाती है दक्षिण भारत, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और हैदराबाद। अब आता है ओकार बहुला देख लिए, आकार बहुला देख लिए, अब उदासीन आकार बहुला देखेंगे। उदासीन आकार बहुला है अवधी। अवधी बोली जाती है अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर और प्रतापगढ़। और बघेली बोली जाती है रीवा, जबलपुर, मंडला और मिर्जापुर में। अब आता है इकार बहुला। इकार बहुला के अंतर्गत आती है भोजपुरी, जो कि भोजपुर, शाहाबाद, छपरा, चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया और बनारस में बोली जाती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि हिंदी की 4 महत्वपूर्ण बोलियों की प्रमुख विशिष्टताएं निम्न ढंग से प्रस्तुत की जा सकती हैं। एक तरफ है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा है अवधी है, कौरई है, भोजपुरी है। ब्रजभाषा के अंतर्गत है कि सौर सेनी, पश्चिमी हिंदी, ओकार बहुला और स्वर दिया है अति, ह्रस्व, ह्रस्व, दीर्घ। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है लिपि। और यह प्रश्न पूछा गया है टीजीटी में कि लिपि विकास की निम्न अवस्थाएं कौन सी हैं, उसको क्रम से मिलाना था। यहाँ दिया है कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी वर्ण कहलाते हैं। यानी जिन ध्वनियों को हम लोग लिख देते हैं, लिपिबद्ध कर देते हैं, वह वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। लिपि विकास की मुख्यतः निम्न अवस्थाएं मानी जाती हैं। चित्र, इसके बाद से एक और आता है सूत्र। चित्र लिपि, सूत्र लिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि और ध्वनि लिपि, ऐसे आया था एग्जाम में। चित्र लिपि, सूत्र लिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि और ध्वनि लिपि। अब ध्वनि लिपि 2 वर्णों में बटी हुई है, अक्षरात्मक और वर्णात्मक। भारत की सारी लिपियां अक्षरात्मक होती हैं और रोमन लिपि वर्णात्मक होती है। भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रचलित हैं, वो कौन कौन सी हैं? सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। खरोष्ठी लिपि को अरमाइक के नाम से भी जाना जाता है, हम यहाँ पर लिख दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी लिपि के प्राचीनतम नमूने सिंधु घाटी में मांटगोमरी जिले के हड़प्पा तथा सिंध के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में प्राप्त सीलों पर मिले हैं सिंधु घाटी लिपि के प्राचीनतम नमूने। नेक्स्ट है डिरिंजर महोदय ने सिंधु घाटी लिपि को ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट यानी भाव ध्वनि मूलक लिपि कहा है। किसने? डिरिंजर ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंधु घाटी लिपि की ध्वनि चिन्हों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है, जो निम्न है, और ये लोग अलग अलग ध्वनि चिन्हों की संख्या माने हैं, लेकिन मेरे अनुसार ये कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हंटर ने 253 माना है, लैग्डन ने 228 और गैड एंड स्मिथ ने 396। खरोष्ठी लिपि का प्राचीनतम नमूना पश्चिमोत्तर भारत के शाहबाजगढ़ी पंजाब या यूसुफजई जिला और मानसेरा पंजाब का हजारा जिला में अशोक के शिलालेखों में प्राप्त हुआ। ये खरोष्ठी लिपि का प्राचीनतम नमूना कहाँ मिला? अशोक के अभिलेखों में मिला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। खरोष्ठी लिपि के नामकरण के संबंध में विद्वानों का अभिमत।
विद्वान क्या कहते हैं, चीनी कोश फावान सुलीन खरोष्ट नामक व्यक्ति से निकला है। और डॉक्टर राजवली पांडे कहते हैं खरगधे के ओष्ठ के समान। और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी कहते हैं खरोशोत से खरोष्ठी बना है। ठीक है, तीनों लोग तीन तरह से बता रहे हैं। लेकिन अगला पॉइंट दिया है कि खरोष्ठी दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसमें 37 वर्ण, 5 स्वर, 11 व्यंजन होते हैं तथा इसमें संयुक्ताक्षरों का सर्वथा अभाव है। ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले में प्राप्त पिपराला की स्तूप में तथा अजमेर जिले के बड़ली गांव के शिलालेख में मिले हैं। ब्राह्मी लिपि के नामकरण के संदर्भ प्रमुख मत निम्न हैं। ब्रह्म द्वारा निर्मित लिपि ब्राह्मी कहलाई और ब्रह्म वेद या ज्ञान की रक्षार्थ लिपि ब्राह्मी कहलाई। तीसरा पॉइंट है कि ब्राह्मणों द्वारा निर्मित या प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी कहलाई। और चौथा है कि चीनी विश्वकोश फास्वान सुलीन 668 ईस्वी के अनुसार ब्रह्म नामक आचार्य के आधार पर ब्राह्मी कहलाई। चारों लोग चार तरह से मानते हैं कि ब्राह्मी कैसे कहलाई। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को लेकर मुख्यतः दो मत प्रचलित हैं, यह भारतीय लिपि है और यह विदेशी लिपि है। कोई कहता है कि ब्राह्मी भारतीय लिपि है और कोई कहता है कि ब्राह्मी विदेशी लिपि है। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति भारत में हुई है, इस वर्ग में भी अनेक मत प्रचलित हैं जो निम्न है। अब किसने किसने कहा है कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति भारत में हुई है, आइए देखते हैं। एडवर्ड थॉमस ने मूल आविष्कारक द्रविड़ थे। और जगन मोहन वर्मा कहते हैं कि वैदिक चित्र लिपि से व्युत्पन्न है। क्या? ब्राह्मी। श्री आर श्याम शास्त्री कहते हैं कि सांकेतिक चिन्हों से व्युत्पन्न है। डॉक्टर राजवली पांडे कहते हैं कि सिंधु घाटी लिपि से विकसित है। डाउसन कनिंगम लसन आर्यों की पुरानी चित्रलिपि से विकसित है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की लिपि से विकसित है। और यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट हैं, एक है राजवली पांडे का और दूसरा है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का। ये दोनों याद रखना है, बाकी ये सब याद नहीं रखना है। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति विदेश में हुई है, इस वर्ग में भी अनेक मत हैं जो निम्न हैं। अभी तक तो भारत में हुई है, वो लोग अपना मत दिए, अब विदेश में हुई है, ये अपना मत देंगे। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है अल्फ्रेड मूलर, जेम्स प्रिंसेप और सेनाट कहते हैं कि यूनानी या फोनेसी से उत्पन्न है। डॉक्टर बूलर, डॉक्टर डेविड रिंजर कहते हैं कि उत्तरी सामी से उत्पन्न है। और टेलर डी के कैनन कहते हैं कि दक्षिणी सामी से उत्पन्न है। वेबर बेनफे जेनसेन कहते हैं फोनेसीय से उत्पन्न है और यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, बूलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बूलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर हैं जिसमें 9 स्वर और 32 व्यंजन है। ब्राह्मी लिपि का विकास इस प्रकार दर्शाया जा सकता है और यह मोस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ब्राह्मी लिपि को दो शैली में बांटा गया, एक है दक्षिणी शैली और एक है उत्तरी शैली। दक्षिणी शैली के अंतर्गत तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है और हम लोगों को पढ़ना है उत्तरी शैली, इम्पोर्टेंट है। ब्राह्मी लिपि से उत्तरी शैली से गुप्त लिपि 4वीं-5वीं सदी में, और गुप्त लिपि से सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि, और सिद्ध मातृका लिपि में दो लिपियाँ आती हैं, देवनागरी लिपि 9वीं सदी में और शारदा लिपि 10वीं सदी में। ठीक है, सिद्ध मातृका लिपि को डॉक्टर बुलर ने निम्न कोणीय लिपि नाम दिया है। किसको? सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि को, और यही कालांतर में कुटिल लिपि नाम से प्रसिद्ध हुई। तो आप लोगों को याद क्या रखना है कि ब्राह्मी लिपि से उत्तरी शैली और उत्तरी से गुप्त, गुप्त से सिद्ध मातृका से देवनागरी लिपि आई है। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये याद रखना है। ब्राह्मणी से उत्तरी, उत्तरी से गुप्त लिपि से सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि और उससे देवनागरी लिपि निकली है। अब आगे बढ़ते हैं। सन 588-89 ईस्वी का बोधगया का अभिलेख सिद्ध मातृका लिपि में है। ठीक है, पूछ सकता है। देवनागरी लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली में 4वीं-5वीं सदी में गुप्त लिपि से 6वीं सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देवनागरी लिपि के नाम के विषय में अनेक मत हैं जो इस प्रकार हैं। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नागलिपि से नागरी नामकरण हुआ, और सेकेंड है कि नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। ठीक है, पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नाम पड़ा। अपने अपने मत यहाँ पर ये लोग दिए हैं। आज का लास्ट पेज है कि श्री आर श्याम शास्त्री के अनुसार देवताओं की प्रतिमाओं के बनने के पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती है, जो कई प्रकार के त्रिकोणादि यंत्रों के मध्य में लिखे जाते थे। वे यंत्र देवनागर कहलाते थे और उनके मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह वर्ण माने जाने लगे। इसी से उनका नाम देवनागरी हुआ।
अब है 5वां नंबर, गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा, और यही पूछा जाता है। ठीक है, गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने से नागरी नाम पड़ा। और ये है देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं-8वीं सदी ईस्वी के एक शिलालेख में हुआ, इसको याद रखना है। अब है देवनागरी लिपि का वैशिष्ट्य, कि देवनागरी लिपि में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। देवनागरी लिपि अक्षरिक होती है, ध्यान रखिएगा। देवनागरी में एक वर्ण के लिए ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चरित होते हैं। और देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है, ये पूछा गया है। ये तीनों दे करके तीनों लाइन पूछा गया है कि कौन देवनागरी लिपि का विशेषता नहीं है। अब इसमें सुधार किया गया है। उस सुधार में कौन कौन भाग लिए, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने सन 1904 ईस्वी में, ये नाम याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने सन 1904 ईस्वी में अपने पत्र केसरी के लिए 1926 टाइपों की छटाई करके 190 टाइपों का एक फॉन्ट जिसे तिलक फॉन्ट भी कहते हैं बनाकर देवनागरी लिपि सुधार का आरंभ किया। यहीं से सुधार आरंभ हो रहा है। और नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने अ की 12 खड़ी तैयार की तथा महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में इसका प्रयोग हुआ। यह भी मोस्ट है। ठीक है। सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर अंगयड़ा नामक के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का प्रस्ताव रखा। ये किसने रखा? श्याम सुंदर दास ने। और नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ लिखने का प्रस्ताव रखा। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है। सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग प्रस्ताव किया। और ये पूछा जाता है कि सर्वप्रथम महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने अ की 12 खड़ी तैयार की तथा महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में इसका प्रयोग हुआ। ठीक है। अब अगला है कि श्रीनिवास ने सुझाव दिया कि महाप्राण वर्णों के बदले अल्प प्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए जिससे वर्णों की संख्या में कमी आ जाए। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर के 24वें अधिवेशन में सन 1935 ईस्वी में महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। पूछता है नागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब हुआ? 1935 में। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे काका कालेलकर, ये भी ध्यान रखना है। संयोजक कौन थे? काका कालेलकर। सम्मेलन में कुल 14 सुझावों को स्वीकार किया गया था। नागरी पिछाड़ी सभा ने सन 1945 में नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन किया। नागरी पिछाड़ी सभा ने भी एक समिति का गठन किया 1945 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया। इस समिति की कुल 9 बैठकें हुई तथा समिति ने 25 मई 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब है नरेंद्र देव समिति की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 28-29 नवंबर को सन 1953 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार संबंधी सुझावों पर विचार करने के लिए लखनऊ में लिपि सुधार परिषद का गठन किया और विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और विद्वानों को परिषद में आमंत्रित किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की। और यह भी इम्पोर्टेंट है, पूछ देता है लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। ठीक है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया। ये भी याद रखिएगा, पूछ देता है रोमन लिपि को स्वीकार करने के लिए किसने कहा था? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास को पूरा किया। अब अगली क्लास में फिर हम लोग 31 से लेकर और 45 तक पेज को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप लोग इसको सुनिएगा तो आप लोगों के माइंड में एकदम ये फिट हो जाएगा। ठीक है। और आप लोगों का रिवीजन भी होता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।